पहले ही हमारा वन शॉट वीडियो आया था, आई होप आपने वो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, राइट? और आपको समझ में भी आया होगा, जिसके बेसिस पे मतलब मुझे ये लगता है कि आप ये जो मैं आपके लिए 30 एमसीक्यूज लेके आई उसमें से आप मैक्सिमम के आंसर सही देंगे। और आप मुझे गलत मत ठहराइएगा, मैं अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ तो मेरा ट्रस्ट को बरकरार रखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यू नो दैट जो मैम की फेवरेट बात है वो तो भूल ही गई। वो क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको मजा आया, आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ओके बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। ठीक है, आप भी इस कैट की तरह रेडी हो? बिल्कुल, आई नो आप लोग भी एक्साइटेड और रेडी हो गए। सो एज यू नो दैट ये हमारा क्लास 9 का ज्योग्राफी का हिस्ट्री का टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस डिजाइन किया है, जिसका ये चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जिसके अंदर मैं आपको 30 एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो आपका काम क्या है बच्चा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगी, ऑप्शन देने के बाद आपको मुझे करेक्ट आंसर्स बताना है, एंड देन करेक्ट आंसर देने के बाद आपको मुझे ये बताना है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आपको अच्छे से बताना है कितने मार्क्स स्कोर किए, और अगर आपको थोड़े से कम मार्क्स भी आते हैं, डोंट वरी बच्चा, आप एक बार वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद आपकी ये गलती नहीं होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वो है दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट वाज एडवोकेटेड बाय। अब ये जो आपका फंडा था कि ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, ये कौन लेके आया था? ठीक है, ये किसने बोला था ये वाली बात को? तो आर फर्स्ट ऑप्शन इज जॉर्ज डेंटन, सेकेंड ऑप्शन इज रूसो, थर्ड ऑप्शन इज जीन पॉल मारेट, एंड लास्ट ऑप्शन इज द जबोकिंस। ठीक है, तो नाउ यू टेल मी दैट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपको पूरा आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ए बी सी डी मुझे आप लिख के सेंड कर सकते हैं। ओके, जब तक मैं आपको ये आंसर बताती हूँ, फिर आपको टैली करके बताना है कि आपने कितने सही किए और आपका कौन कौन से आंसर्स गलत है। और इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई है, या फिर ये वाले क्वेश्चन में हमें डाउट हो रहा है, आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो हम आते हैं हमारे आंसर्स के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, जो है रूसो। रूसो ने बोला था कि दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, सबके पास क्या होना चाहिए, सबके पास इक्वल वोट का राइट होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। अब हमें ये देखना है जो सब्सटेंस क्राइसिस आई थी वहां फ्रेंच के अंदर, वो क्यों आई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बेड हार्वेस्ट लीड टू स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन, second option is food prices rise and the poorest cannot buy bread, third option is leads to weaker bodies diseases death and even food riots and all of the above। आपके जो ऑप्शन है बच्चा, पहले तो आपको ये बताना है कि सब्सटेंस क्राइसिस क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, राइट? उसके पीछे क्या आपके 4 ऑप्शन दिए गए। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बोला जा रहा है जो कि हार्वेस्ट आना था वो सही नहीं आया था, वो खराब हो गया था। ठीक है, जो आपकी फसल आनी थी फसल खराब हो गई थी, इसी के कारण ग्रेन्स की कमी हुई, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स हुई। सेकंड बोला जा रहा है जो फूड के प्राइस थे वो क्या हो गए थे, आपके हाई हो गए थे, जिसके कारण जो गरीब लोग थे वो ब्रेड बाय नहीं कर पा रहे थे। थर्ड है ऑप्शन लीड्स टू वीकर बॉडीज, जिसके कारण क्या हो रहा था, अब ऑब्वियसली बात है लोग बाग गरीब लोग अगर ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो खाएंगे क्या, अब वो खा नहीं रहे थे, तो उसमें बोला जा रहा है क्या उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उनकी बॉडी वीक हो रही थी, उन्हें डिसीजेस हो रही थी, और इवन उनकी मतलब डेथ भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि खाने के पीछे इतना ज्यादा आपके दंगे एंड ऑल हो रहा था। ठीक है, लड़ाई इतनी हो रही थी कि जिसके कारण आपकी क्या हो रही थी, डेथ भी हो रही थी। नाउ टेल मी दी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जब तक मैं आपको आंसर्स देती हूँ, आंसर इज डी। ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो उसके अंदर आते हैं। एक तो जो आपकी फसल थी, हार्वेस्ट था, वो आपका पूरा खराब हो गया था, जिसके कारण ग्रेन्स की
कमी आ गई थी, ठीक है। अब ग्रेन्स की कमी आ गई थी, इसलिए फूड के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे। अब फूड के जो प्राइस बढ़ गए थे तो अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन जो गरीब लोग थे वो लोग नहीं खरीद पा रहे थे। और वो लोग नहीं खरीद पा रहे थे तो इसलिए क्या हुआ, जो उनकी बॉडी थी वो वीक होने लगी, उनको बीमारियां होने लगी, इवन उनकी कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई। ओके, इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, दैट इज द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड। योर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज पुअर सर्वेंट एंड स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। अब आपको बताना है जो थर्ड स्टेट है ना उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। आपको याद है हमने 3 स्टेट्स देखा था फ्रेंड्स का, कौन कौन सी सोसाइटी थी, कैसे डिवाइड की गई थी, याद कीजिए जब तक मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ओके, तो पुअर सर्वेंट एंड स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबरर, सेकेंड है आपका पीजेंट एंड आर्टिशंस, थर्ड है आपका बिग बिजनेसमैन मर्चेंट लॉयर्स एसेट्रा, एंड ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कैटेगरी है जो कि आपकी थर्ड स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। तो आप जब तक मुझे बताइए पॉज करके, मैं आपको यहाँ जब तक आंसर देती हूँ। ओके, सो आंसर इज डी। ये सारे लोग आपकी किस कैटेगरी में आते थे, थर्ड स्टेट की कैटेगरी में आते थे। नाउ आपको एक और चीज मुझे बतानी है, अगर थर्ड स्टेट की कैटेगरी में ये चारों के मतलब ये तीनों के तीनों लोग आते थे तो आपकी जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट है उसके अंदर कौन से लोग आते थे। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है मुझे। और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मैम वो वाली चीज हमें नहीं पता, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बच्चा, सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन, ठीक है। जो कन्वेंशन था उसके थ्रू कौन सा डिसीजन लिया गया था। योर ऑप्शन इज डिक्लेयर फ्रांस आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो फ्रांस था उसको डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या डिक्लेयर फ्रांस आ रिपब्लिक, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, या फिर ऑल मैन आर विमेन अबव 21 ईयर गॉट दी राइट टू वोट, या फिर वहां ये आपका डिक्लेयर किया गया कि जो भी पूरे मैन एंड विमेन है उन 21 ईयर्स के अबव के उन्हें क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, या फिर आपका डी ऑप्शन है अबॉलिश दी मोनार्की, मोनार्की को अबॉलिश करने की बात की गई। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो योर आंसर इज बी, राइट। क्या बी, यहाँ ये बोला गया था आपका डिक्लेयर फ्रांस आ रिपब्लिक, जो फ्रांस से उसको क्या कर दिया गया था, रिपब्लिक बोल दिया गया था कन्वेंशन के अंदर। ओके बच्चा, नाउ which of the following statement is untrue about the third state। आपको बताना है जो थर्ड स्टेट है ना उसके बारे में आपको ये ध्यान देना है बच्चा, वर्ड पे कौन सा सही नहीं है। ओके, अनट्रू या नॉट ट्रू बोला जा रहा है यहाँ। योर फर्स्ट ऑप्शन इज द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, जो थर्ड स्टेट थी आपकी सोसाइटी की उसके अंदर सिर्फ पुअर लोग थे, या फिर within the third state some were rich and some were poor, जो या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड स्टेट के अंदर कुछ अमीर और कुछ गरीब भी थे। योर थर्ड ऑप्शन इज peasant were obligate to serve in the army or build road, जो peasant थे उनको क्या करना पड़ता था, आर्मी को सर्व करना पड़ता था और साथ के साथ में उन्हें रोड भी बनाने पड़ते थे। एंड डी इज रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ओन लैंड, ठीक है। जो रिचर मेंबर थे उसके थर्ड स्टेट थे उनके पास क्या थी, खुद की लैंड थी। तो आपको मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके बारे में ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना बच्चा, ऐसा ना हो कि कभी कभी धोखे में आप ट्रू और नॉट ट्रू लिखा हो या फॉल्स लिखा हो, उसमें कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ओके, सो आंसर आपके सामने है दैट इज ए, क्योंकि एज यू नो दैट जो थर्ड स्टेट थे उसके अंदर सब मतलब एक तरह से आपके पुअर और रिच दोनों टाइप के इंसान रहते थे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कुछ मर्चेंट्स भी थे, कुछ बिजनेसमैन थे अच्छे बड़े बड़े आपके, तो हर टाइप के लोग थे। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट है उसके अंदर क्या थे, सिर्फ पुअर लोग थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड लिबर्स स्टैंड फॉर, जो हमने देखा था लिबर्स है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस की क्या करेंसी की यूनिट है ये, या फिर जो टैक्स लिया जाता है चर्च के द्वारा वो है ये,
या फिर डायरेक्टली जो पे किया जाता है टैक्स स्टेट को, राजा जी को, या वो है ये, या फिर नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी नहीं है। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। जब तक मैं आपका वेट कर रही हूँ, और आपको क्या करना है, मैं ज्यादा देर वेट करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आपको पोज करके पहले आंसर देना है। नो चीटिंग बच्चा, ओके। सो योर आंसर इज ए। एज यू नो दैट ये लिबर्स जो है वो क्या है, एक तरह के फ्रांस की करेंसी है, जो कि आपको याद होगा जब राजा जी लुइस 16 जब राजगद्दी उनने संभाली थी, तब क्या हुआ था, उनके पास उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा था अबाउट 2 बिलियंस के करीब, 2 बिलियंस के करीब क्या था, उनके ऊपर कर्जा था। क्यों था, याद है आपको? क्योंकि उनने हेल्प कर दी थी अमेरिकन कॉलोनीज की। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the war against Persia and Austria, the army sang which patriotic song? आपको ये बताना है। हमने देखा था कि जो लुइस 16 थे, उनने पहले है ना जो नेशनल असेंबली थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसको मान लिया था, लेकिन वो उनका ढोंग हुआ करता था। याद आया कुछ आपको? जब वो उनका ढोंग हुआ करता था तो उनने क्या किया, उनने ये षड्यंत्र रचाया, उनने ये पॉलिटिक्स खेली कि वो पर्शिया और साथ के साथ में ऑस्ट्रेलिया, जो उनका बोलना चाहिए ससुराल था, दोनों के साथ मिलके उनने क्या करने की कोशिश की थी, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। बट हुआ क्या था, उन्हें हमला करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्हें पता चल गया था, तो उनने उल्टा क्या किया, उनने नेशनल असेंबली के लोगों ने उल्टा पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो जब वो अटैक करने गए थे तो लोग बाग बहुत ज्यादा इमोशनली इंक्लूड थे, क्योंकि सब लोग अपने आप को उस वॉर से जोड़ रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, खुद का मोराल को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने सॉन्ग्स गाए थे। ठीक है, याद आया कुछ स्टोरी आपको, क्या गाए थे, कुछ पेट्रोइटिक सॉन्ग गाए थे। तो उसी में से बोला जा रहा है कि कौन सा सॉन्ग गाया गया था। फर्स्ट वन इज लिबर्टी रिटन बाय एन अननोन वुमेन पोएट। एक आपका लिबर्टी करके सॉन्ग है जिसका नाम नहीं पता है कि कौन सी पोएट ने लिखा था। सेकेंड वन इज मर्सले रिटन बाय द पोएट रोगेट डी लीसे। सी इज विवा फ्रांस रिटन बाय द फ्रेंच पीजेंट। एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द एबव। तो टेल मी दैट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आई नो दैट ये तो आपको सबको याद ही होगा कि कौन सा सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। साथ के साथ में बच्चा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपका सॉन्ग था मर्सले, इसको फिर बाद में नेशनल एंथम बना दिया गया, किसका, फ्रांस का। ठीक है, आज की डेट में भी ये फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मर्सले आज नेशनल एंथम भी है उनका, और ये पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया था कब, जब वॉर हुआ था उनका पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और साथ के साथ में आपको पोएट का नाम भी मालूम होना चाहिए। गॉट इट? इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन गए आपके। ओके, नाउ which is the period from 1793 to 1794? ठीक है, एक साल की बात कर रहे हैं, referred to as the reign of terror। अब ये बोला जा रहा है ये जो पीरियड था आपका एक साल का, ठीक है, 1793 से लेकर 1794 तक, उसको रेन ऑफ टेरर क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, याद आया कुछ, ऐसा क्यों बोला गया था? याद करो, आएगा याद जब तक मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बच्चा सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज लुइस 16 सक्सेसर बिकम अ टायरेंट। सेकेंड वन इज Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Third option is Jacobins opt for loot and plunder. And your fourth option is none of the above. Now tell me that which one is the correct option. I am waiting for your answer. जब तक आप मुझे पोस्ट करके आंसर बताइए, जब तक मैं यहाँ आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आपको कुछ तो याद आया होगा कि कैसे इलेक्शन लड़े गए थे, कैसे मिडिल क्लास जीत गई थी, और मतलब जो वॉर हुआ था उसके बाद, जब वॉर हुआ तो उसके बाद जीत गई थी, तो किसने असेंबली संभाली थी? ठीक है, तो याद आया, रोबेस्पियर ने संभाली थी। अब वो बना था, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था कि जो फ्रांस की किस्मत है ना वो बहुत ही खराब थी। क्यों?
क्योंकि ये भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आया था कि लोग बाग इससे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए इस टाइम को क्या बोला जा रहा है, रेन ऑफ टेरर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, जो रोस्पेयर था उसने क्या किया था वो, और उसने कुछ पॉलिसी बनाई थी जिसके कारण वो लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था और उनको बहुत ही अजीबोगरीब क्या करता था, पनिशमेंट देता था। ओके बच्चा, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was the name of the tax which are directly paid to the state by the third state? आपको उस टैक्स का नाम बताना है जो कि डायरेक्टली पे हुआ है, किसको, स्टेट को। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ चर्च की बात नहीं कर रही, किसको डायरेक्टली, स्टेट मतलब कि जो राजा जी थे उनके पास डायरेक्टली गया है, उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं। आपको याद होगा हमने दो टाइप का टैक्स पढ़ा था, एक तो उन्हें चर्च या नोबिलिटी को देना पड़ता था, दूसरा टैक्स उन्हें किसको देना पड़ता था, थर्ड स्टेट वालों को, स्टेट को डायरेक्टली देना पड़ता था। तो यहाँ आपको उसका नाम बताना है, उस टैक्स का नाम बताना है जो कि डायरेक्टली स्टेट को दिया गया है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये रहे, फर्स्ट इज टीथेस, सेकंड वन इज लिबर्स, थर्ड वन इज टाइले, and fourth one is all of these. Now tell me which one is the correct option. I hope ये तो आपको पता ही होगा, and as you know that ये तो important भी है आपका, right? So your option is C. Okay? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्टली मतलब जो थर्ड स्टेट है डायरेक्टली जो टैक्स देती थी स्टेट को, वो उस टैक्स का नाम क्या, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, टेले। ओके, नाउ your next option is, who wrote the pamphlet called what is the third state? ठीक है, ये किसने लिखा था what is the third state, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वन एक नोबल मैन था जिनका नाम था मीराबो, सेकंड थे अब्बे सैयस, थर्ड थे आपके रूसो द फिलोसफर, एंड फोर्थ वन इज मॉन्टेक्यू। ठीक है, तो आपको बताना विच वन इज द करेक्ट आंसर, वो कौन थे जिनने व्हाट इज द थर्ड स्टेट करके पैम्पलेट लिखा था। ठीक है, सो योर आंसर इज बी। ओके, तो याद रखना है आपको, ये जो व्हाट इज द थर्ड स्टेट करके लिखा था वो किसने लिखा था, वो अब्बे सैयस ने लिखा था। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ गिलिटन वॉज। अब बताना जो गिलिटन था वो था क्या आखिर में। आपको याद है गिलिटन करके किसी को तो उस पर पनिशमेंट दी जाती थी, राइट? कुछ याद आया? जल्दी से मुझे बताओ वो क्या था। ऑप्शन आपके सामने ये है, आ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन वाज बी हेडेड। सेकंड ऑप्शन इज अ फाइन sword with which head were cut off. Third is the special nose to hang people, and fourth one is none of the above. Now tell me which one is the correct answer. जब तक मैं आपको यहाँ देती हूँ, इसका आंसर है आंसर नंबर ए। जो गिलिटिन था वो एक तरह का डिवाइस था जो क्या होता था, उसमें दो पूल से बने थे, दो डंडे से लगे थे, और क्या करा गया था, ऊपर की साइड एक ब्लेड रहती थी और नीचे इंसान को उसका एकदम सिर उसके ऊपर रख दिया जाता था और ब्लेड से उसका सर क्या करता था, कट जाता था। और इसी के थ्रू किसको पनिशमेंट दी गई थी, आपके राजा महारानी दोनों को इसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी गई थी। और किस बिहाफ में दी गई थी कि उनने क्या किया है, उनने राजद्रोह किया है। ठीक है, और साथ के साथ में जो हमने देखा था आपका रोबिस्पियर करके थे, उनको भी यही पनिशमेंट दी गई थी। ओके, नाउ next question is, the term old regime is usually used to describe, जो old regime है उसको एक्चुअली में क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। योर ऑप्शन इज फ्रांस बिफोर 1000 BC, बी ऑप्शन इज सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, योर सी ऑप्शन इज सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, and your last option is none of the above. Now tell me that which one is the correct answer. जब तक मैं आपको देती हूँ, this is C. ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए जो ओल्ड रेजिमे है वो क्या डिस्क्राइब करता है, तो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की सोसाइटी और जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। वो भी कब, 1789 के पहली वाली जो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन है ना उसको। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक
टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय, ये जो बुक थी ना टू ट्रिटीज करके, वो किसने लिखी थी? याद है आपको, हमने 3 फिलोसोफर के बारे में पढ़ा था, तो आप मुझे ये बताओ ये बुक किसने लिखी थी? योर ऑप्शन इज रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड कार्ल मार्क्स। तो पहले एक तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, आप जब इसको देखोगे तो आपको एक वर्ड, एक नाम तो देख के समझ में आ ही जाएगा कि नहीं नहीं हमने तो ये वाला क्या बोलना चाहिए, ये वाले राइटर फिलोसोफर के बारे में पढ़ा ही नहीं, हमने तो 3 के बारे में पढ़ा था, तो एक नाम तो ऐसे ही हट जाएगा। अब बाकी का आपको सोच के बताना है, याद करके बताना है कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है? जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ, आंसर नंबर बी, ठीक है? जो जॉन लॉक थे उनने क्या बताया था? उनने टू ट्रिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और साथ के साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट जो है, ये राजा जो है वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है? उसको डिवाइन की तरह मत पूजो, वो कोई भगवान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसका ही सन वो क्या करेगा, वो राजगद्दी संभालेगा, लाइक, ठीक है? तो उनने ये बात बोली थी, एक तरह से इन शॉर्ट उनने डेमोक्रेसी के बारे में बताया था यहाँ में। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपके स्क्रीन के सामने पेश किया जा रहा है आपके लिए, वो ये है, when did Louis XVI call an assembly of state general to pass proposal for new taxes? ये जो लुइस 16 थे उनने कब असेंबली ऑफ स्टेट जनरल बुलाया था, और वो क्या करना चाहते थे? वो न्यू टैक्सेस का जो प्रपोजल उसको क्या करना चाहते थे? पास करना चाहते थे। बट ये हुआ कब था आपको ये बताना है। ओके, your option are, first one is 2nd January 1775, B option is 10th March 1780, C option is 5th May 1789, and your last option is 14th July 1789. Now tell me which one is the correct answer. Okay, जब तक मैं आपको बताती हूँ, that is C, 5 May 1789. Okay बच्चा, 1789 को 5th May 1789 को लुइस 16 ने क्या किया था? असेंबली को बुलाया था स्टेट जनरल की, जिसके अंदर उसने एक प्रपोजल रखा था न्यू टैक्स के रिगार्डिंग, और उसको क्या किया गया था? पास किया गया था। अब आपका 5th क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज रिटन बाय। अब जो स्पिरिट ऑफ लॉज है वो बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन इज मॉन्टेस्क्यू, सेकेंड इज रूसो, थर्ड वन इज जीन पॉल मार्ट, एंड लास्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। जब तक मैं आपको बताती हूँ, आंसर इज ए, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? स्पिरिट ऑफ लॉस के बारे में लिखा था, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी। और आप मुझे ये बताओगे इनकी फिलॉसफी क्या थी, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनकी फिलॉसफी क्या थी, वो क्या सोचते थे। ठीक है, जो स्पिरिट ऑफ लॉज है उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने क्या लिखा था इस बुक के अंदर, आपको मुझे बताना है। मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बताया था बच्चा। ओके, नाउ your next question is, in the meeting of the state journal the member of the third state demanded that। अब जो मीटिंग हुई थी स्टेट जर्नल की, उसके अंदर जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने किस चीज की डिमांड की थी? कुछ याद आया क्या क्या हुआ था वहां? सो योर ऑप्शन 1 इज ऑल द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट ऑल टुगेदर, ईच मेंबर ऑफ द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन इज ईच स्टेट शुड हैव 1 वोट, और योर लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। सो जैसे कि आपको बोला जा रहा है, फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, जितने भी तीनों के तीनों स्टेट्स हैं उन तीनों को अधिकार है, उन तीनों के मेंबर को राइट्स है कि वो क्या कर सके, वोट कर सके। उनने इस चीज की डिमांड की थी, या सिर्फ उनने ये किया था कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर है सिर्फ वो ही वोट कर सके, उनकी ये डिमांड थी? या फिर उनकी ये डिमांड थी कि एक स्टेट का भले उसके अंदर कितने भी जने हो लेकिन उसका एक ही वोट माना जाएगा, उनकी ये डिमांड थी? या फिर नन ऑफ द अबव? कुछ याद आया आपको क्या था? 300 और 600, 300, 300, 600? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, आप सोचोगे मैम अभी क्या बोल रही हूँ, मैथ्स कहाँ पढ़ाने लगी बीच में आप? 300, 300, 600। आई नो आपने मतलब मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो देख लो जल्दी से आप, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि 300, 300 और 600 क्या है, राइट? सो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए। उनका डिमांड ये था कि आप
स्टेट के अकॉर्डिंग वोट काउंट मत करिए, किसके अकॉर्डिंग काउंट कीजिए, जो तीनों स्टेट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें जितने भी मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, वोट को काउंट कीजिए। बट उनने सुनी नहीं थी ये बात, राइट? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द बैटल वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीट। अब आपको ये बताना जो नेपोलियन था, जो नेपोलियन आया था उसने जो है ना मतलब एक तरह से बीच में मजे ले लिए थे। कैसे? क्योंकि दो जने लड़ रहे थे तो वो उसने खुद ही पूरी राज्य की जो बागडोर है ना वो अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है। बट जब उसने ले ली थी लेकिन फाइनली उसको जो डिफीट किया गया था वो उस बैटल का नाम क्या है? जल्दी से बताओ मुझे। योर ऑप्शन इज रशिया, second is Waterloo, third one is Versailles and B is Paris. Now tell me which one is the correct answer. तब तक मैं आपको बताती हूँ जो नेपोलियन को हराया गया था उस बैटल का नाम है वाटरलू। ओके बच्चा, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन 20 June the representative of the third state assembled in the indoor tennis court of the Versailles for. As you know that कि हमने देखा था कि लुइस 16 ने स्टेट जनरल को बुलाया था, असेंबली को बुलाया था कि न्यू टैक्सेस पास करने के लिए। वहां उनकी जो थर्ड स्टेट थी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई थी, और जब उनकी नहीं सुनी गई थी उन्होंने डिमांड की थी कि सबको वोटिंग का इक्वल राइट्स दिया जाए। जब उनकी ये डिमांड भी नहीं मानी गई थी तो वो क्या हुआ था, वो गुस्से में वहां से वापस आ गए, ठीक है। और गुस्से में वापस आने के बाद वो लोग असेंबल हुए थे। याद आ रही है आपको स्टोरी? कहाँ असेंबल हुए थे वो? आपके वर्सले के एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां जाके उन्होंने क्या किया था, वहां जाके सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहां जाके उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, हमें आपको वो बताना, ठीक है। On the 20 June, the representative of the third state assembled in the indoor tennis court of Versailles for ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये है। क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन? हंगर स्ट्राइक, उनने क्या हंगर स्ट्राइक की थी? ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच लिमिटेड द किंग पावर, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहते थे जिसके कारण जो फ्रांस के किंग की पावर है उसको क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए। या थर्ड ऑप्शन इज वो रिवॉल्ट डिक्लेयर करना चाहते थे, या फिर मेकिंग एन अपील टू सपोर्ट द किंग इन टाइम ऑफ नीड, या फिर वो लोगों से ये दरख्वास्त या वो अपील करना चाहते हैं कि प्लीज 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 आप भले ही कितने ही गरीब हो, कितने ही कुछ हो, लेकिन आपको किसकी सहायता करनी है, आपको सपोर्ट करना है किंग का, है ना। तो बताओ क्या आंसर सही है? इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। वो क्या चाहते थे? वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे जिसके कारण जो किंग अपनी मन मर्जी कर रहा था, जो उसके पास इतनी सारी अनलिमिटेड पावर थी, उसको क्या कर सके, लिमिट कर सके। ओके, सो आंसर नंबर बी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, जो ये पीपल थे वोट के, उसको मतलब उनको क्या मतलब कैसे क्या बोला गया था कि कौन से लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, किसके पास वोटिंग अधिकार था आपका, इन शॉर्ट। तो योर ऑप्शन इज ओनली मेन अबव 25 इयर्स एज। सिर्फ वही लोग, वही मैन जो थे वो वोट कर सकते थे जो कि 25 इयर्स ऑफ एज के थे, या फिर मैन एंड विमेन दोनों वोट कर सकते थे जिनकी एज 30 इयर्स से ज्यादा होनी चाहिए थी, या फिर मैन who paid tax equal to at least 3 day of labor's wage। मतलब कि उनके पास इतना पैसा होना चाहिए था कि जितनी 3 दिन के वहां के लेबर्स की जो वेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्या होना चाहिए था, पैसा होना चाहिए था पे करने के लिए। एंड D is both A and C. Now tell me which one is the correct option। ये तो मैंने आपको वैसे ऑप्शन इजी कर दिए हैं एंड आई होप आप इसका आंसर करेक्ट दे ही दोगे, राइट। सो जो इसका आंसर है वो डी है, क्योंकि बच्चा एक तो ये बात तो फिक्स करी गई थी कि आपकी एज 25 से अबव होनी चाहिए और आप मैन होने चाहिए। विमेन को तो तब तक राइट दिए ही नहीं गए थे, ठीक है, विमेन के पास कोई राइट नहीं था राइट टू वोट का, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसके साथ साथ उनने एक तरह से हमें बोलना चाहिए, उनने एक तरह से है ना एक क्राइटेरिया और सेट कर दिया था जिसके अंदर उनके पास पैसा भी होना चाहिए था, ठीक है। मैन हु पेड टैक्सेस, वो लोग सिर्फ वही लोग 25 इयर्स के तो होने चाहिए थे, इसके अलावा सिर्फ वही लोग टैक्स भर सकते थे जिनका क्या हो, इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। ओके बच्चा, नाउ सो योर आंसर इज डी।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस आ, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था फ्रांस का, वो कौन सा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था या कम्युनिस्ट था, फुल्ली डेमोक्रेटिक स्टेट था, या फिर नन ऑफ द अबव? नाउ टेल मी दैट जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया? आप मुझे कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको आंसर देती हूँ. आंसर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, गॉट इट. नाउ who among the following reintroduced slavery in France after it was abolished by Jabokian regime? ठीक है, अब आपको ये बताना है who among the following, जब है ना जबोकियन जो आपका क्लब था, पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक तरह से आपकी, उसने अबॉलिश कर दिया था स्लेवरी को. ठीक है, जो स्लेवरी रूल चलता था उसको क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था. लेकिन उसके बाद फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया? ठीक है, जो स्लेवरी सिस्टम था उसको री इंट्रोड्यूस फ्रांस के अंदर किसने किया जब वो एक बार अबॉलिश हो चुका था उसके बाद भी? योर ऑप्शन इज लुइस 16, नहीं सॉरी लुइस 14 लिखा है इसमें तो, रॉबिस्पियर, नेपोलियन और मार्ट. नाउ टेल मी दैट किसने री इंट्रोड्यूस किया था आपके स्लेवरी सिस्टम को फ्रांस के अंदर? सो आंसर इज सी, नेपोलियन. ठीक है, नेपोलियन ने कहा था. नेपोलियन का कहना ये था कि अगर वो काम करवाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या, उसमें बुराई वाली बात ही क्या, ये उसका सोचना था पर्सनली. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सीज्ड पावर आफ्टर द फॉल ऑफ द जबोकियन गवर्नमेंट? एज यू नो दैट आपका क्या हुआ था कि आपकी असेंबली बनी थी, जबोकियन क्लब था, फिर उसके बाद जबोकियन की गवर्नमेंट बन गई थी. लेकिन ऐसा कौन था जिसने उनकी पावर को सीज कर दिया था, या फिर जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी वो क्या हो गई थी? वो गिर गई थी. ठीक है, सो योर ऑप्शन इज कॉमन पीपल, डिसेंट ऑफ लुइस 16, वेल्दी मिडिल क्लास और रोबेस्पियर सन. नाउ टेल मी दैट इसमें से किसने ये जो पावर है उसको सीज किया था? सो योर आंसर इज सी, वेल्दी मिडिल क्लास. ठीक है, किसने किया था इसको सीज? वेल्दी मिडिल क्लास ने. Your next question is which of these people were entitled to vote? Option is only men above 25 year of age, men and women above 30 year of age, and men who pay taxes equal to at least 3 days of the labor wage of both A and C. Sorry for that, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है. ठीक है, सो इसका आंसर एज यू नो दैट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या है, आपका डी है. Right? Now your next question is who among the following Indian individuals responded to the idea coming from revolutionary France? अब हमें ये बताना है जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के कौन से वो लोग थे, इंडिविजुअल थे जिनको एक तरह से जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था उससे इंस्पिरेशन मिली थी, हम बोल सकते हैं. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज भगत सिंह, सेकेंड इज राम मोहन रॉय, थर्ड वन इज महात्मा गांधी एंड फोर्थ वन इज सुल्तान ऑफ अवध. तो ये बताओ कि इसमें से कौन थे वो? सो योर आंसर इज बी, राम मोहन रॉय. ठीक है, तो राम मोहन रॉय इंडियन इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडिया आया था उस पर उन्होंने क्या किया था? प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया था. दिस इज योर आंसर बी. Your next question is which of these rights were not established as natural and inalienable rights by the Constitution of 1791? ठीक है, बताना है कौन से नहीं थे आपके इसमें से राइट. सो योर फर्स्ट वन इज राइट टू लाइफ, सेकेंड वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑल ऑफ द अबव. अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है. ठीक है, कौन कौन से राइट नहीं दिए गए थे उस टाइम पे, तो आपको देख के समझ में ही आएगा, आ गया होगा कि कौन कौन से राइट नहीं दिए थे. सो योर ऑप्शन इज डी, उस टाइम पे उन्हें कोई भी राइट नहीं था. एक तो उन्हें जीने का ही अधिकार नहीं था प्रॉपर. ठीक है, बाकी सब तो छोड़ दो आप कि ठीक है उनको बोलने का, अपना ओपिनियन शेयर करने का, स्पीच देने का या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब तो छोड़ दो. उनको तो उनके पास तो जीने का भी अधिकार नहीं था. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द असेंबली इलेक्टेड इन 1792 वाज कॉल्ड. जो असेंबली इलेक्ट की गई थी 1792 के अंदर उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन, कांग्रेस,
congregation or council. ठीक है, now tell me which one is the correct answer. So I will tell you correct answer is convention, जो कि है A नंबर. ओके, जो आपकी असेंबली इलेक्ट हुई थी 1792 के अंदर, उसका नाम क्या है? कन्वेंशन है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कन्वेंशन असेंबली इलेक्ट हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए 1792. ओके, now your next question is which of these provision form a part of the declaration of rights of man and citizen. ओके, जो भी ये प्रोविजन है डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन सिटीजन का, वो किसका पार्ट है? एक तरह से men are born free, they are equal in rights, therefore the law before the law, sorry, liberty means power to do what is not injurious to other and all of the above. तो आपको ये बताना है विच ऑफ दिस प्रोविजन फॉर्म आ पार्ट ऑफ दी, इसमें से कौन सा पार्ट है आपका किसका? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. जो डिक्लेरेशन आपका दिया गया था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का, तो उसमें से आपके ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इसका पार्ट है? सो योर ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, क्या है इसका आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the most successful political club which become a rallying point for people who wish to continue the revolution in France. आपको उस सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब का नाम बताना है. आई नो इसका आंसर सबको आता होगा, जिसने रेवोल्यूशन इन फ्रांस का जो था वो क्या किया था? कंटिन्यू किया था. ऑप्शन इज जैकोबिन, सेकेंड इज आर्थर, थर्ड वन इज मिराबो एंड डी इज डोफिन. ठीक है, नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर. जब तक मैं आपको बताती हूँ, इज ए जबोकिन. जबोकिन वो क्लब था जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था आपका, और जिसने क्या किया था? कंटिन्यू किया था रेवोल्यूशन इन फ्रांस के अंदर. ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज एज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द जबोकियन रिवॉल्ट इन 1792 व्हिच ऑफ दीज स्टेप वर टेकन इन फ्रांस. ठीक है, जो कि हमने पता है कि जो कि आपका रिजल्ट आया था इलेक्शन का, आप जब जबोकियन रिवॉल्ट हुआ था 1792 के अंदर, उसके बाद कौन से स्टेप्स लिए गए थे फ्रांस के अंदर? योर ऑप्शन नंबर 1 इज इलेक्शन वर हेल्ड, मोनार्की वाज अबॉलिश्ड, फ्रांस वाज डिक्लेयर एज रिपब्लिक, और ऑल ऑफ द अबव. नाउ टेल मी दैट जब है ना एक तरह से इलेक्शन हुए थे आपके, उसके बाद कौन सा स्टेप लिया गया था? सो आंसर इज डी. ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके अंदर कवर हुए थे. इलेक्शन भी हेल्ड किया गया था. ऑब्वियस की बात है, इलेक्शन हेल्ड हो रहा है तो मोनार्की को क्या किया जाएगा? अबॉलिश किया जाएगा. और फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया गया? एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया. ओके बच्चा, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट. जो नेशनल असेंबली थी उसने 1792 के अंदर किसके खिलाफ वॉर को डिक्लेयर किया था? कुछ याद आया? मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टोरी बताई थी. ठीक है, ऑप्शन इज पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड बोथ एंड बी. एज यू नो दैट इनने जो है ना बोलना चाहिए वॉर किया था, वो किसके अगेंस्ट किया था? पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के अगेंस्ट किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो राजा लुइस थे, लुइस 16 थे, उनका ससुराल था और उनने पर्शिया से क्या ली थी? हेल्प ली थी. इसलिए जो नेशनल असेंबली थी उनने क्या किया? उनने खुद ही के थ्रू क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया वॉर को. ओके बच्चा, सो आंसर इज डी. आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा प्रॉपर अच्छे से. इवन आपको वन शॉट वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी बच्चा. ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई ऑब्जेक्टिव में समझ में नहीं आया है, तो कुछ नहीं करना है आपको बच्चा. आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना है. मैं जैसे आपका कमेंट देखूंगी उसके बाद उस टॉपिक में मैं क्या कर दूंगी? वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूंगी. ओके, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगी मैं. एंड इवन मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई. ओके, इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको समझ में आई, तो आपको क्या करना है? आपको मेरा सपोर्ट करना है. कैसे करोगे? मेरा जो वीडियो उसको लाइक कमेंट शेयर करके, और साथ के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. ओके बच्चा, सो बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.
आपको जैसे पता है 9th में फर्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आ रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं हमारा सोशल साइंस का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है यार। अब हम हमारा नया सब्जेक्ट उठाएंगे और उसका भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि पहले हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेके आएंगे एंड देन हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे। और ऐसे करते करते आप देखना आपकी बहुत जल्दी बहुत अच्छे से पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा टर्म 1 के लिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ। ओके।